हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज का जो वीडियो है ना वो बिल्कुल नया है आपके लिए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बुक से हमारा अध्याय 7 जिसका नाम है सर्वांग समता। अब ये सर्वांग समता क्या होती है और इसके अंदर क्या क्या है, आज हम इसका करेंगे इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या होता है ये तो आपको पता ही है ना, क्योंकि इसके अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हमारे चैप्टर में हमारी मदद करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के अंदर ये आ गई आपके सामने कुछ चीजें। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो खेलने का मन भी नहीं कर रहा है, ना अभी खाने का मन कर रहा है, अभी तो हम ये भी यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिए। जी हां, ये सर्वांग समता का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज जो दिखने में, आकार में और आकृति में एक जैसी होती है ना, वो सर्वांग समता का बेस्ट एग्जांपल होती है। जैसे आपको ये दो एक जैसी फुटबॉल दिख रही है, अब आप कह सकते हैं इसके अंदर कि ये दोनों अपने आप में अलग तो नहीं है, एक जैसी है। ये दोनों अपने आप में एक जैसे, ये दोनों अपने आप में एक जैसे। अगर मैं इनको एक के ऊपर एक रख दूं तो क्या आप पीछे वाला शेप देख सकते हैं? नहीं ना। तो यही होती है हमारी सर्वांग समता। अब जैसे मान के चलिए, ये तो मैंने केवल एक एग्जाम्पल लिए हैं, यहां पर 3 ही एग्जाम्पल है और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं जो सर्वांग समता के होते हैं। अब जैसे ये बिस्किट की अगर मैं बात करूं तो दूसरे बिस्किट्स की भी बात करूं तो आपने देखा है बिस्किट के पैकेट जो रहता है वो बिल्कुल एक जैसा शेप का दिखता है, क्योंकि उसके अंदर जितने बिस्किट्स होते हैं ना वो सारे लाइन से वो एक ही साइज के और एक ही आकार के होते हैं, तभी तो वो पैकेट में बन जाते हैं। हमारी ब्रेड की बात करते हैं, ब्रेड भी वैसे अगर मैं ब्रेड को ऐसा नहीं बताऊं कि वो दबी हो, लेकिन वो अगर मैं बताऊं तो सारी ब्रेडें एक जैसी बिल्कुल रखी हुई रहती है। अगर मैं एक ब्रेड को दूसरी ब्रेड के ऊपर रख देता तो नीचे वाली ब्रेड नहीं दिखती है ना। ऐसे बताओ, और मेरे को कितने सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे जो सर्वांग समता को बिल्कुल ठीक अच्छे से बता सकते हैं। हमारे मोबाइल फोन जो होते हैं, अगर मैं सेम कंपनी का और सेम मॉडल लूं तो अगर मैं उन मोबाइलों को एक जैसा रखूं, एक के ऊपर एक रखूं, तो भी वो बिल्कुल नहीं दिखेंगे। देखिए, मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप मुझे कमेंट में और एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो चलिए, अब सर्वांग समता को हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब यहां पर हमारे कुछ टॉपिक हैं जो सर्वांग समता को बताएंगे। तो भाई, सर्वांग समता की डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे कि सर्वांग समता की डेफिनेशन होती क्या है। उसके बाद रेखाओं की सर्वांग समता क्या होती है, कोणों की सर्वांग समता क्या होती है और त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है, इसको हम लोग अब पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले आते हैं हम लोग सर्वांग समता पे। सर्वांग समता होती क्या है? सर्वांग समता का मतलब देखो, अगर मैं इसको संधि विच्छेद करूं, सर्व अंग सम, सर्व अंग सम मतलब सभी अंग समान। सर्व अंग सम का मतलब क्या होता है भाई? सभी अंग समान, सभी अंग बराबर, ठीक है ना। सभी अंग बराबर मतलब उसके हाइट में हो गया, लेंथ में हो गया, साइज में हो गया, सभी में बराबर। दूसरी बात, यदि दो चित्र आकार प्रकार में समान हो तो वो परस्पर सर्वांग समता या सर्वांग सम होते हैं। दूसरा, यदि एक आकृति किसी अन्य आकृति पर रखा जाता है और पहली आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतः ढक ले तो यह इस प्रकार दोनों आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। उदाहरण, एक ही कंपनी के सेविंग ब्लेड, दूसरा एक ही पैकेट के बिस्किट। अब आया समझ में आपको कि ऐसी सारी चीज अगर मेरे सामने अगर रख दी जाए तो अगर पीछे बहुत सारी खड़ी हो लेकिन वो सेम लेंथ की हो, सेम हाइट की हो, तो मुझे तो सामने से एक ही दिखेगी, पर वो एक जैसी पीछे बहुत सारी चीजें होंगी। मतलब कोई भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो कि वो उसको तो पूरी तरह ढक दे। जैसे मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे जैसा सेम इंसान बिल्कुल हूबहू दिखने वाला, हूबहू हाइट का, हेल्थ का, मेरे पीछे खड़ा हो जाए तो वो क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो ये भी एक सर्वांग समता का उदाहरण हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया सर्वांग सम कि जो है, आप लोग ध्यान रखो, सर्व अंग सम मतलब सभी अंग बराबर। यहां पर दिया सर्वांग सम, तो सर्वांग समता का जो चिन्ह होता है, यदि आकृति x और y को परस्पर सर्वांग सम है तो उन्हें निम्नलिखित चिन्ह द्वारा बताया जाता है। आकृति x, आकृति y, और यहां पर यह है सर्वांग सम का निशान। यहां पर सर्वांग सम का चिन्ह है ये। यहां पर क्या करते हैं, दोनों को ऐसे करके ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है, जो कि हम लोग किसी भी दो आकृतियों को जब सर्वांग सम बताते हैं तो उसको इस चिन्ह द्वारा बताया जाता है, ठीक है ना। सर्वांग समता जो होती है वो जरूरी नहीं है कि हमारी त्रिभुज में हो, त्रिभुज के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सर्वांग सम होती हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी चीजें हैं वो।
फर्स्ट पे अगर हम रखते हैं तो ये है हमारा रेखाखंडों में सर्वांग समता। अब रेखाखंडों में सर्वांग समता का मतलब ये होता है कि अगर समान लेंथ के, है ना, समान मेजरमेंट के रेखाखंड हो तो वो सर्वांग सम होंगे। मतलब अगर ये रेखा 5 सेंटीमीटर की है और नीचे वाली रेखा भी अगर 5 सेंटीमीटर की है तो ये सर्वांग सम है। डेफिनेशन के तौर पे भी देख सकते हैं कि यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान हो तो वे सर्वांग सम होते हैं। यदि दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं तो उनकी लंबाइयां समान होती हैं। मतलब यहां पर ये दोनों जो हैं, अगर इनकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों रेखा क्या हो गई, सर्वांग सम हो गई। ठीक है ना। तो सर्वांग सम का मतलब समझ में आया कि अगर लाइनें सर्वांग सम बताना है तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए बिल्कुल लेंथ में बराबर, दोनों की लंबाइयां बराबर होना चाहिए, तब वो सर्वांग सम हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ये हो गया समझ में। तो ये होती है सर्वांग समता काय में रेखाखंडों में। आगे देखते हैं सर्वांग समता काय में बताई गई है। सर्वांग समता बताई गई है हमें कोणों में। अब कोणों में सर्वांग समता कैसे होती है, देखिए कोणों में सर्वांग समता का मतलब यह होता है कि कोण की ये मैं कितना भी बढ़ा दूं, पर ये जो कोण है, ये जो कोण है ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर 50 का है तो अगला भी 50 का होना चाहिए, अगर 100 का है तो 100 का होना चाहिए, 90 का है तो 90 का होना चाहिए। मतलब यदि दोनों कोणों की सर्वांग समता समान हो तो वे सर्वांग सम होंगे, तथा यदि दो कोण सर्वांग सम है तो उनकी माप भी समान होना चाहिए। कोण की सर्वांग समता पूर्णता उसके मापों के समानता के ऊपर निर्भर करती है। मतलब उसकी माप का मतलब यह होता है कि भाई अगर ये 50 है तो फिर ये कोण भी कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर जैसे सर्वांग सम मुझे बताना है तो यहां पर लिखा है कि एंगल ABC सर्वांग सम है एंगल PQR के। तो ये देखिए यहां पर मैंने सर्वांग सम का निशान लगाया और दोनों एंगलों को मैंने सर्वांग सम बता दिया। तो देखिए यहां पर रेखा के सर्वांग सम होते हैं, यहां पे कोण सर्वांग सम होते हैं, और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर हमारा जो वर्ग है, वर्ग भी सर्वांग सम कब होगा, जब ये आकार में और साइज में बराबर हो। ठीक है ना। तो ये सर्वांग सम होता है। देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, हमारे घर में चाय के मग्गे होते हैं, ठीक है ना। तो चाय के मग्गे के सेट्स आते हैं, देखा होगा आपने, सेट्स आते हैं। तो वो सेट्स क्या होते हैं, एक जैसे ही आकृति के, आकार के, और वही साइज होता है जो बाकी के मग्गों का होता है। शायद 1 दर्जन मग्गे आते हैं जिसके अंदर, या आप चलो ठीक है दर्जन के छोड़ो, हम ज्यादातर 6 मग्गे लेकर आते हैं, चाय के कप लेकर आते हैं। अब जो चाय के कप होते हैं, आप बोलते हैं भैया ये एक जो बंच होता है उनका, अब वो कितने का भी बना के रखे, 4 का बना के रखे, 8 का बना के रखे, 12 का बना के रखे, पर वो सारे कप जो होते हैं ना, वो सारे के सारे कप जो होते हैं वो एक ही आकार के होते हैं, एक ही आकृति के होते हैं। उसके अंदर चाय भी उतनी आती है, और वो जितने भी कप होते हैं ना, वो लेंथ में, हाइट में और वेट में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस सांचे से बनाए जाते हैं वो बिल्कुल सांचा हूबहू उनकी आकृति का होता है। इसलिए कुम्हार भी क्या करता है, कुम्हार भी जब अगर एक जैसी चीजें बनाना होती है तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले सांचे बना लेता है, और उसके बाद उसी सांचों की वो ढेर सारी चीजें उसी आकृति, उसी आकार की, बिल्कुल वैसे की वैसी बन जाती है। ठीक है ना। जैसे आपको अगर मैं बनाने का बोलूं कि भाई हूबहू ऐसी बनाओ, तो हो सकता है कि आपके बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस आए, बट अगर मशीन कोई चीज बनाएगी तो वो बिल्कुल एक जैसी बहुत सारी चीजें बनाएगी। जैसे मान के चलिए मशीन के द्वारा टी शर्ट्स बनाई जाती है, तो एक ही साइज की बहुत सारी टी शर्ट बन जाती है, एक ही साइज की बहुत सारी जींस बन जाती है, एक ही साइज के कपड़े सारे मशीन से बन जाते हैं, तो वो एक ही साइज के बन जाते हैं। तो ये बहुत सारी जो होती है वो सर्वांग समता के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर भी जैसे 2 वर्ग हैं तो ये सर्वांग सम कैसे होंगे, है ना, त्रिभुज सर्वांग सम कैसे होंगे, कोण सर्वांग सम कैसे होंगे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से देखा जाए तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जैसे ये अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा सभी जगह से, तभी ये सर्वांग सम होगा। ठीक है ना। क्योंकि अगर ये कम होता, अगर ये 3 हो जाता, ये 3 होता, ये 3 होता,
ये वाला 3 होता और ये वाला भी 3 होता, तो ये सर्वांग सम नहीं होते, क्योंकि ये तो बड़े छोटे हो जाते ना, ये बड़ा है ये छोटा है, अगर मैं इसको ऊपर रख दूं या इसको इसके ऊपर रख दूं तो ये तो ढक ही नहीं पाएगा उसको, इसलिए ये सर्वांग सम का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना। तो ये कोण कैसे सर्वांग सम होते हैं कि उनकी जो कोण की जो माप होती है ना वो बिल्कुल हुबहू होना चाहिए। ये भी 50 है तो ये भी 50 होना चाहिए, तब कोण सर्वांग सम होते हैं। तो आपको सर्वांग सम जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, देखते हैं अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है। अगला टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग सम, मतलब त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्त। तो क्या शर्त होती है, देखिए, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि वे एक दूसरे की प्रतिलिपियां हो। प्रतिलिपि का मतलब हूबहू कॉपी, बिल्कुल कॉपी, कहते ना यार तू तेरे बिल्कुल पापा जैसा लग रहा है ना, पर वो सर्वांग सम का उदाहरण नहीं होगा, मैं प्रतिलिपि की बात कर रहा हूं। सर्वांग समता का मतलब ये होता है, ज्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं कि तू बिल्कुल उसके पापा के जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि शक्ल में थोड़ा सा हम कह सकते हैं, पर हो सकता है कि वो हाइट में, हेल्थ में थोड़ा सा अलग हो। हम लोग ज्यादातर कैसे जस्टिफाई करते हैं, शक्ल से। भाई शक्ल बिल्कुल मिल रही है तो हम कह सकते हैं भाई ये इसके पापा पे गया है या इसके मम्मी पे गया है, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूं कि वो प्रतिलिपि का मतलब जो होता है वो हम लोग चेहरे से इंसानों की बात करते हैं, ठीक है। प्रतिलिपि का मतलब बिल्कुल जैसे हम फोटोकॉपी करते हैं ना, जैसे मैंने फोटोकॉपी करी बिल्कुल वैसे की वैसे निकल के आ गई, तो जैसे ये 7 सेंटीमीटर है तो अगला भी 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना, प्रतिलिपि हो, और एक दूसरे को दूसरे के ऊपर रखे जाने पर वे एक दूसरे को आपस में पूर्णता ढक ले, ठीक है ना। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो हैं तो उनके संगत भाग, कोण, भुजाएं समान होते हैं, इसे संक्षेप में सीपीसीटी कहते हैं, ठीक है ना। अभी सीपीसीटी में आपको बताता हूं कि भाई जब त्रिभुज के सभी संगत भाग, संगत कोण, त्रिभुज के जब सभी के मतलब संगत भाग, संगत कोण अगर बराबर होता है तो एक रूल लग जाता है सीपीसीटी, जिसको कहते हैं कि त्रिभुज के सभी भाग क्या है, सर्वांग सम होना, तो वो सीपीसीटी कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां होता है, यहां पर जैसे ये जो दिया हुआ है, ये अगर 7 सेंटीमीटर है, ये है आपका 7 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो देखो इसको पहचानेंगे कैसे। अगर मैं इसको बताऊं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांग सम है, तो देखिए कैसे बताऊंगा। जैसे यहां पर AB बराबर है, AB बराबर किसके हो जाएगा, देखिए ये 7 सेंटीमीटर है, तो यहां पे 7 सेंटीमीटर किसके बराबर है, क्यूआर के, ठीक है ना। उसके बाद ये BC 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पे BC किसके बराबर है, BC बराबर है QP के, ठीक है। और यहां पर एंगल B बराबर है एंगल Q के, एंगल B बराबर है एंगल Q के। अब यहां पर एक सर्वसमिका और लगती है, क्या लगती है, यहां पर सर्वांग समता यहां पर एक लगती है, जो त्रिभुजों के सर्वांग समता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यहां पर वो सर्वांग समता क्या होती है, आइए अब हम अपने अगले टॉपिक पे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, वो क्या है, चलिए अब आपके सामने जो चालू होता है त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए प्रतिबंध। अब त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए जो प्रतिबंध हो गए ना वो क्या होंगे, मैंने इसलिए आपको बताया त्रिभुज की सर्वांग समता के प्रतिबंध। अब आएंगे आपके सामने प्रतिबंध, भाई ये है प्रतिबंध, ठीक है ना। क्या होता है, SSS, साइड है ना, साइड एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड एंगल। उसके बाद समकोण त्रिभुज में RHS सर्वांग समता, उसके बाद सर्वांग समता के महत्वपूर्ण तथ्य, ये सारी चीजें अब हम एक एक करके पढ़ेंगे और उसके बाद इस सर्वांग समता को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले होता है साइड, दूसरा होता है साइड एंगल साइड, तीसरा होता है एंगल साइड एंगल, चौथा होता है RHS मतलब समकोण त्रिभुज सर्वांग समता नियम, और होता है सर्वांग समता के महत्वपूर्ण तथ्य। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हमारा जो चैप्टर है वो पूरा इस पर डिपेंड है, यही हमारे चैप्टर को बनाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इसको आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि अब जो चालू होगा हमारा मेन, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम आपको रूल बताते हैं, SSS क्या होता है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। अब यहां पर दिया हुआ है सबसे पहले, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसे त्रिभुज की सर्वांग समता भुजा के नियम से कहते हैं। अब जैसे आपके सामने दो भुजा दी हुई है
है ना। अब आपको यह पहचानना है कि AB के संगत भुजा कौन सी है, AC के संगत भुजा कौन सी है और BC के संगत भुजा कौन सी है। तो ये संगत भुजा पहचानेंगे कैसे? देखिए सबसे पहले, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं, आप जब भी भुजा भुजा के लिए लगाएंगे सबसे पहले आप लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। PQR में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? AB के संगत भुजा कौन सी दिख रही है? PR। क्यों दिख रही है? क्योंकि ये भी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। देखो ये भी 3.5 है और ये भी 3.5 है। आया समझ में? उसके बाद AC के संगत भुजा कौन सी दिख रही है आपको? AC के संगत भुजा आपको दिख रही है RQ, क्योंकि ये कितनी है? ये भी 5 सेंटीमीटर है। चलिए उसके बाद आपको BC के संगत भुजा कौन सी दिख रही है? BC के संगत भुजा दिख रही है मुझे PQ। क्यों? क्योंकि भाई ये भी कितनी है? ये भी कितनी है? ये भी है 7.1 सेंटीमीटर। तो अब हमारा त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQR के कौन से नियम से? यह कहलाता है SSS सर्वांग समता से। सर्वांग समता से ऐसे लिख देते हैं, बस हो गया काम। ये त्रिभुज की, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से पूरी तरह मिलती जुलती हो तो वो सर्वांग समता हो जाती है। ठीक है ना। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया कि यहां पे AB भुजा, यहां पर जो है AB भुजा किसके बराबर थी? AB भुजा इसके बराबर थी, है ना। उसके बाद यहां पर AC भुजा किसके बराबर थी? PQ इसके RQ के, और उसके बाद PQ किसके बराबर था? BC के। तो यहां पर जो इसका मतलब ये होता है, ये देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पे मैंने डॉटेड क्यों लगाए, ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझना आप लोग। यहां पर दो लाइन का मतलब है कि त्रिभुज की जो अगला त्रिभुज है उसकी 2 लाइन के बराबर। यहां 3 लाइन का मतलब है अगले त्रिभुज के 3 लाइन के बराबर। मतलब ये शो कर रहा है कि ये 2 लाइन के बराबर, ये 3 लाइन वाली भुजा के बराबर, और ये 2 लाइन के भुजा के बराबर। ये आपको बहुत देखने को मिलेगा अपने चैप्टर के अंदर, अपनी एक्सरसाइज के अंदर, इसलिए इस पे विशेष ध्यान रखना। ठीक है। अगर आपको यहां कोई कोण बताएंगे तो अगले में भी यहां पे कोण बताएंगे। अगर यहां पे 2 कोण बताएंगे तो अगले में भी आपको यहां पे 2 कोण बताएंगे। अगर यहां पे 2-3 कोण ऐसे बताएंगे ये 3 लाइन में, तो अगले त्रिभुज की 3 लाइन, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो यहां पर सर्वांग समता के जो बारे में मैंने आपको बताया वो आपको ऐसे बताना पड़ेगा। और उसके बाद एक बात और बताता हूं, जरूरी नहीं है ये त्रिभुज आपको घुमा फिरा के उल्टे सिल्टे भी दिए जा सकते हैं। उसको पहचानना कैसे? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मान के चलिए आपको कोई त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है ना। अब आपको कोई त्रिभुज दिया हुआ है और ये त्रिभुज है, जैसे मान के चलिए ये त्रिभुज है आपका ABC, और ये दिया है PQR। ये दिया है आपका PQR। आपको बताना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम कैसे हैं। ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? ये स्टार्टिंग में AB, ये AB, ये वाली लाइन AB किसके बराबर है? PQ के। PQ कहां है? ये रहा, इसके बराबर है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख लूंगा। ठीक है। उसके बाद BC किसके बराबर है? ये BC कहां है? ये BC किसके बराबर है? QR के। तो यहां पे लिख लो BC QR के बराबर है। ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लो। उसके बाद AC किसके बराबर है? PR के। तो AC PR के। तो आप इसको ऐसे डॉटेड करके यहां तक ले जाओ। ये तो इस तरह से हम उनको बताते हैं, और यहां से ये जैसे जिस फॉर्म में लिखा है आप लोग उसको भी इस फॉर्म में ऐसे पहचानिए और आप उसको आराम से सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर जो हमारा सर्वसंगमिता, जो हमारा सर्वांग समता, जो एंगल साइड रूल जो दिया हुआ है, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजा अगले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होना चाहिए, तब जाके ये सर्वांग समता बिल्कुल अच्छे से
हमारे इस नियम को पालन करती है। जैसे ये दिया है ए बी आर पी, ये भी भुजा है, कितनी है 3.5, बी सी पी क्यू 7.1, ये भी भुजा है, और ए सी क्यू आर। तो हम लोग एंड में क्या लिखते हैं, एंड में लिखते हैं कि भाई ये सर्वांग सम हो गए, कौन से नियम से, एस 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 नियम से। ये यहां पर क्लियर हो गए। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक क्या कहता है, आते हैं देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक दिया है साइड एंगल साइड, मतलब एक भुजा एक कोण एक भुजा। मतलब किसी त्रिभुज में, किसी दो त्रिभुज में, दो त्रिभुज की भुजाएं, एक कोण और फिर भुजाएं अगर बराबर हो जाती हैं तो वो क्या हो जाती है, सर्वांग समता हो जाती है। अब यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, जैसे अब आपको यहां पर दिया है त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर के बारे में बात करना है। अब देखिए आपको यह बताना है कि यह त्रिभुज आपको सिद्ध करना है कैसे, एस ए एस से। तो सबसे पहले एस का मतलब होता है, एस का मतलब होता है भुजा, एस का मतलब होता है भुजा, ए का मतलब होता है कोण, और एस का मतलब होता है फिर से भुजा। तो भुजा कोण भुजा, ठीक है ना। मतलब त्रिभुज, दो त्रिभुजों में एक एक भुजा, फिर एक एक कोण और एक एक भुजा। अगर आपने बता दिया तो आपका यह नियम लागू हो जाएगा। चलिए अब देखिए सबसे पहले क्या बताना है, भुजा। तो देखिए सबसे पहले एक भुजा ले लो, ए बी बराबर, ए बी बराबर किसके हो गया, ए बी बराबर ये वाली लाइन, ये वाली लाइन किसके बराबर हो गई, क्यू आर के, क्यू आर के। क्यों, क्योंकि ये कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद भुजा, उसके बाद आप एक काम करो, एक भुजा और ले लो, जैसे या तो एक कोण ले लो, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू कितना है भाई 50 डिग्री है, ठीक है ना। उसके बाद एक भुजा और ले लो, ये वाली कौन सी, 5 सेंटीमीटर वाली और ये 5 सेंटीमीटर वाली। मतलब बीसी बराबर, बीसी बराबर क्यू, बीसी बराबर पी क्यू कितना है ये 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गए त्रिभुज पी क्यू आर के, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ये हो गया, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, ये देखिए त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर थी, ये दोनों कोण बराबर थे और ये दोनों भुजाएं बराबर थी। तो हमने क्या बताया, यहां पर भुजा, भुजा कोण भुजा, तो भुजा कोण भुजा से ये कौन सी कांग्रेस से लग गई, मतलब ये कौन से हमारा सर्वांग समता लग गई, साइड एंगल साइड से। ये हमने प्रूव कर लिया और हमें बहुत अच्छे से ये आ भी गया। तो देखा आप लोगों ने, रूल्स रेगुलेशन बहुत इजी है, बट हमें समझना आना चाहिए, और अगर समझ गए तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से कर भी लेंगे, क्योंकि चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर हमें यही करना है और यही चीज हमें बार बार उसके अंदर करने के लिए दी रहेंगी। तो ये हो गया हमारा कौन सा, हमने क्या पढ़ लिया, हमने एस 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 पढ़ लिया, हमने साइड एंगल साइड पढ़ लिया। अब आते हैं, देखते हैं कि अगला क्या पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है एंगल साइड एंगल। क्या आ रहा है, एंगल साइड एंगल, मतलब कोण भुजा कोण, ठीक है ना, कोण भुजा कोण। अब कोण भुजा कोण के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, देखिए कोण, कोण भुजा कोण। अब कोण भुजा कोण के लिए मुझे दो त्रिभुज में कोण और दो त्रिभुज में भुजा, मतलब मुझे बताना पड़ेगी, मतलब दो कोण ढूंढना पड़ेंगे और एक भुजा ढूंढना पड़ेगी मुझे दो त्रिभुज में। तो चलिए सबसे पहले यहां पर कोण भुजा कोण को अगर मेरे को सिद्ध करना है तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज ये ले लेते हैं ओ। तो त्रिभुज एओसी, त्रिभुज एओसी और त्रिभुज बीओडी में, ये दो त्रिभुज है ना। मुझे क्या ढूंढना है, कोण भुजा और कोण, कोण भुजा कोण ढूंढना है मुझे। अब कोण भुजा कोण ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है,
यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा किसी, यदि एक त्रिभुज के दो कोण उसके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर होता है तो सर्वसमीका होते हैं। इस त्रिभुज की सर्वांग समता व कोण भुजा कोण के नियम से जाना जाता है या नियम कहलाता है। चलिए सबसे पहले मुझे एक कोण तो दिख ही गया, कौन सा? कोण AOC। कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण BOD के, कोण BOD के। क्यों हो गया? आप लोग जानते हैं, इसके पहले चैप्टर में बहुत पढ़ा है, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए उसके बाद अब आप लोग यहां पर एक कोण और देख लीजिए, कोण ACO, कोण ACO बराबर हो जाएगा कोण BDO के, ACO बराबर हो जाएगा BDO के। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा 70-70 है ना, ये भी 70 ये भी 70। देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर है ना। अब एक भुजा ले लो तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, मतलब AC बराबर BD, AC बराबर BD, जिससे क्या हो जाएगा त्रिभुज AOC सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज BOD के, कौन सी? एंगल, साइड एंगल सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, सर्वांग समता। इसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, इसमें क्या कर लिया है AOC BOD, तो यहां पर ये जो यहां पर ये क्या दिया हुआ था, यहां पर ये इसमें 3-3 सेंटीमीटर है, इसलिए यहां पर ये चीज मिसिंग थी, है ना। वैसे ये 3-3 सेंटीमीटर है और AOC और BOD, तो यहां पर हमारा ये जो दोनों हो गया, ये बहुत अच्छे से कर लिया। एक बार आप लोग और देख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं और इसके अंदर क्या चीज करना है। तो देखा आप लोगों ने कि अगर हमें ये रूल लगाना है, सर्वांग समता का ये रूल लगाना है, तो हमें एक ही त्रिभुज में दो कोण और एक भुजा पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके ये रूल यहां पे फॉलो हो जाएगा। और उसके बाद हम उसके अगले त्रिभुज में भी हमें उसके अगर बराबर दो कोण एक भुजा देख ली तो बस सर्वांग समता लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो यहां पर यह हो जाता है बहुत ईजी। आगे देखते हैं और कौन सा नियम है जो अभी हमें करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब आता है समकोण त्रिभुज में RHS सर्वांग समता। अब समकोण त्रिभुज में RHS सर्वांग समता का मतलब होता है कि भाई समकोण त्रिभुज, अब देखिए यहां पर RHS का मतलब होता है राइट हाइपोटेन्यूस साइड, मतलब एक कोण समकोण होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, दूसरा कर्ण बराबर होना चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए, भुजा। मतलब अगर मेरे को क्या लगाना है, अगर मेरे को समकोण त्रिभुज में सर्वांग समता लगाना है तो उसके लिए समकोण होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए और एक भुजा बराबर होना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपको यहां पर दो उदाहरण दिए हुए हैं, ये यहां पर दो उदाहरण है, तो इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, समकोण है। और उसके बाद ये वाला कर्ण इस वाले कर्ण के बराबर है और एक भुजा ये वाली भुजा के बराबर है। अगर ये चीज बिल्कुल बैठ जाती है तो यहां पर RHS जो है वो बिल्कुल काम करेगी। RHS यहां पे काम इसलिए करेगी क्योंकि जो RHS बोल रहा है मतलब एक समकोण होना चाहिए, एक कर्ण बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होना चाहिए, इसके लिए यहां पर ये काम करता है। ठीक है ना। अब इसको करते कैसे हैं, आइए देखते हैं। अब यहां पर हमने दो त्रिभुज ले लिए, जैसे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक काम करिए, यहां पर आप सबसे पहले एक ले लीजिए कि कोण RPQ बराबर है कोण ABC के।
कोण ABC के। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद एक हो गया समकोण, यहां पर RQ बराबर क्या है, RQ बराबर AC बराबर 8 सेंटीमीटर, ये हो गया। उसके बाद RP बराबर AB, RP बराबर AB कितना है, 3 सेंटीमीटर, जिससे क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गए त्रिभुज PQR के, ठीक है। तो ये बाय किससे हो गया, RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो यहां पर हम लोगों ने उसको किया और यहां पर हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से देखा कि भाई यहां पर कौन कौन से रूल्स कैसे यूज किए जा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद बस जिस जिस चीजों में जो जो लग रहा है उसमें क्या क्या चीजें जरूरी है आपको उसका ध्यान देना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहीं पे वही समकोण त्रिभुज के बारे में बताया हुआ है कि भाई समकोण त्रिभुज के अंदर ये नियम कैसे लगा और ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे सर्वांग सम हो गए। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई ये दोनों त्रिभुज जो लिए तो इसके अंदर ये है समकोण, है ना। ये बराबर क्यों हुआ, क्योंकि कर्ण भुजा है बराबर है 8 सेंटीमीटर और एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, जिससे क्या हो गए, यहां पर RHS लग गया, ठीक है ना। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, अब यहां दिया है सर्वांग समता के महत्वपूर्ण तथ्य। क्या होता है, पहला, सर्वांग सम वस्तुएं एक दूसरे की प्रतिलिपियां होती हैं। दूसरा, दो त्रिभुजों में कभी ट्रिपल ए सर्वांग समता कोण कोण नियम नहीं लगता है। अब यहां बात होती है जरूरत की कि क्यों नहीं लगता है। तो देखिए साइड एंगल 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 जो सर्वांग समता होती है उसमें क्या होता है कि दो त्रिभुज जो हैं वो एक ही कोण के नहीं हो सकते हैं। अगर कोण के हो भी जाएं तो उनकी जो मतलब उनका जो आकार होगा ना वो बड़ा छोटा होगा, इसलिए यहां पर ये सर्वांग समता नहीं लगती है। यह आवश्यक नहीं कि बराबर संगत कोण की दो भुजा सर्वांग सम हो। ऐसे सुमिलनों में इनमें से एक दूसरे से बड़ी हुई प्रतिलिपि हो सकती है। दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि वे एक दूसरे के एक जैसी प्रतिलिपि हो। तो यहां पर हम लोगों ने जो त्रिभुज की सर्वांग समता से जो रिलेटेड हमारा जितना टॉपिक था वो हमारा खत्म हुआ। उसके बाद अब हम हमारी प्रश्नावली की तरफ आएंगे। बस जो जो मैंने नियम आपको दिए हैं आप उसको बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये सारे नियम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारी प्रश्नावली को सॉल्व करने में। तो बने रहिए हमारे साथ। बने कैसे रह सकते हैं, बस बहुत जल्दी हम अब इसकी जो प्रश्नावली 7.1 है वो आपके लिए लेकर आने वाले हैं। पर आप हमारे वीडियो देख कैसे सकते हैं, बस करना कुछ नहीं है। सबसे पहले जाइए गूगल पे मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप करिए और जब आप टाइप करेंगे ना तो आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर। जी हां, ये इंडिया का नंबर 1 चैनल है जो फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये फ्री एजुकेशन कैसे, क्योंकि यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। बस आपको क्या करना है, आप हमारे वीडियो देखने के लिए आप हमारी साइट पे जाइए और उस पे जब हिंदी मीडियम टाइप करेंगे तो आप लोगों को यहां पर हिंदी मीडियम में जितने भी क्लासेस हैं वो आपको दिखाई देंगी। जैसे हम क्लास 7 की बात कर रहे हैं, आपके सामने मैथ्स क्लास ओपन हो जाएगी। आप जब वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो मैथ्स के जो भी विंडो है आप उसके अंदर आ जाएंगे और मैथ्स में जो पढ़ाए गए मतलब आपके सामने जो चैप्टर है वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिखाई देंगे। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। एक देखिए क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, दूसरी बात आपको एजुकेशन भी अच्छी मिलेगी। पर कहां मिलेगी आपको मिलेगी मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।